पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी दोस्तों? तो जो पुस्तक है मेरा दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो लिखा था मेरा डार्विन ने। तथा डार्विन ने ही दोस्तों एक थ्योरी दिया था नेचुरल सिलेक्शन का, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त मेरे, 2017 बीपीएससी में ये सवाल पूछा जा चुका है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका पचा यानी मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है दोस्तों? तो किसका करता है? वो मेरा करता है कार्बोहाइड्रेट का, आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि एक और बात पता होना चाहिए, जो इंसुलिन होता है दोस्तों अग्न्याशय से अंतःस्रावी होता है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तथा जो ग्लूकोज है इंसुलिन के द्वारा या ग्लाइकोजन में बदला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है दोस्तों? ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन। ऑप्शन जैसे कि नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें जैसे कि मान चलिए जो ये पेनिसिलिन दिया गया है ऑप्शन ए में, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों ही एंटीबायोटिक है मेरा, तो इसमें से जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल जैसे कि आपके स्क्रीन पर दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों? तो जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है वो है मेरा चावल, राइट आंसर होगा। चावल में आपको पता होना चाहिए जो 90% जो होता है कैलोरी का, मतलब ऊर्जा का, वो मेरा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्त। मेरा अगला सवाल यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर कि कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन मतलब होता है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, यानी कि कीट संवर्धन उसको बोला जाता है। ठीक, अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो ये सब लोग जानते हैं जो आनुवंशिकता का विचरण होता है, यानी कि जो जेनेटिक होता है मेरा, उसी में अध्ययन किया जाता है। ठीक, आगे क्या है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सबको पता है जो भ्रूण को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि उसको हम करते हैं अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है, यानी कि पराध्वनिक तरंगे के द्वारा हम लोग उसको जान सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है मेरा यहाँ पे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हम लोग को जल्दी से कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है दोस्तों? तो कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, वो है मेरा सेब, आप लोग याद रखिएगा। जो सत्य फल और असत्य फल होते हैं जो दोस्तों याद रखिएगा, जिसका निर्माण अंडाशय में होता है वो सत्य फल होता है, और जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा कहीं और होता है, इसमें मतलब कोई और चीज़ भाग लेते हैं, उसको हम लोग असत्य फल बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, असत्य फल में आपका आता है एक सेब आता है, फिर उसके बाद काजू आता है और नाशपाती आता है। ये सभी सवाल पूछा जा सकता है, आप लोग कुछ भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? तो जो लौंग मेरा प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से। ठीक, अगला सवाल है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों? तो सेम एजुकेशन मेरा, यानी फूलों की कली से ये प्राप्त होता है। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्त कि अदरक तना है जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर है देख सकते हैं, पादप कली है। पादप कली क्या है दोस्तों? तो वह एक भ्रूणीय टहनी है। ठीक, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हम क्या कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है हैलोफाइट। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर क्वेश्चन की ईईजी जो होता है दोस्तों किसकी निगरानी में किया जाता है, निगरानी के उपयोग के लिए किया जाता है दोस्तों? तो जो जो हमारा संबंधित है वो मेरा संबंधित है दोस्त मस्तिष्क से। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। अब एक जो ईसीजी होता है दोस्तों वो मेरा या हृदय से संबंधित होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोनों में सवाल भर भर के सवाल मिलेंगे आपके परीक्षा में। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पसंद आ रहा है। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर फीडबैक में बताएं दोस्तों, तथा जो भी आपका डिस्कशन हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। और अभी तक जल्दी से लाइक नहीं किया तो फट से वीडियो को आप लोग से बस एक लाइक तो ही मांग रहे हैं आपसे। लाइक करने में कंजूसी नहीं किया कीजिए आप लोग, जितना हो सके जल्दी से एकदम लाइक का बटन दबाइए उसको। ठीक, अगला सवाल है दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो कौन सा विकिरण है? वो मेरा ऑप्शन नंबर है इंफ्रारेड, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है दोस्तों? तो जो सबसे ज़्यादा विविधता का है परिवर्तन है मेरा यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि मेंडल के आनुवांशिक
का सिद्धांत किस पर आधारित था दोस्तों? तो जो आधारित था मेरा वो आधारित था लैंगिक जनन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों? तो अगर साधारण तौर पर अगर कोई नॉर्मल किताब में देखिएगा दोस्तों तो उसमें बताया रहेगा कि जो ये डीएनए खोज किया था वो जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था, जो कि थोड़ा सा गलत चीज़ है। आपको तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। जो मतलब धारणा ये बनाया जाता है कि जो वाटसन और क्रिक थे दोस्तों, इन्होंने डीएनए की सर्वप्रथम खोज की थी, जबकि जो इसका एक्सरे का विश्लेषण द्वारा 1953 ईस्वी में इन्होंने जो खोज किया था, ये दोनों वैज्ञानिक ने वो ड्यूक कुंडलिक डीएनए का खोज किया था दोस्तों। ठीक है, और इसका जो सर्वप्रथम खोज हुआ था 1869 ईस्वी में खोज किया था, जिसका जो एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे जिसका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर, उन्होंने ये खोज किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2018 में जो बीपीएससी के द्वारा राइट आंसर लिया गया था दोस्तों, वो लिया गया था मेरा ई राइट आंसर होगा। ठीक, तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। वाटसन और क्रिक क्या किए थे? जो डीएनए का ड्यूक कुंडलिक संरचना होता है उसको खोज किया था, वो भी एक्सरे के माध्यम से। ठीक, उसके बाद जो इसका ओरिजिनल खोज हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1869 ईस्वी में मिक्सचर के द्वारा। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दोस्त की जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकी लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? वो मेरा उत्तरदायी होता है डीएनए, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, किस रूप में जमा होता है? तो वो जमा होता है मेरा ग्लाइकोजेन में। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में 2/3 पानी होता है, यानी कि लगभग 70% जो होता है पानी होता है बॉडी में। अगला सवाल है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे, निम्नलिखित में से विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? तो ये तो बच्चों जानता होगा कि के हो जाएगा विटामिन इसमें। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सेम एज क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 10 करोड़ का है दोस्तों। जैसे कि देख सकते हैं किस विटामिन को अंगो कैल्सियोफेरोल बोला जाता है? इसका मतलब ये साइंटिफिक नेम दिया गया है और उसका बताना है कौन सा विटामिन। तो विटामिन ये D2 का कहा जाता है। कितने लोग को ये क्वेश्चन पता था? जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताया कि हमको पता था। ठीक, अगला सवाल है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है दोस्तों। तो जो कहाँ भंडारित होता है वो होता है यकृत में, याद रखिएगा। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्त की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा यहाँ पे हमारा सही सुमेलित नहीं है दोस्त? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेरा टोकोफेरोल बेरी। तो जो बेरी होता है दोस्तों वो विटामिन बी की कमी से होता है दोस्त। ठीक है, और जो ये टोकोफेरोल है, टोकोफेरोल विटामिन ई को बोलते हैं, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्त यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है दोस्त? तो सही सुमेल कौन सा नहीं है, यानी कि जैसे कि विटामिन डी में देखिएगा तो उसमें तो यकृत तेल में जो होता है विटामिन डी होता है, विटामिन ई गेहूं में भी पाया जाता है, ये भी सही है, और जो के है दोस्तों एल्फाल्फा में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा नहीं मेरा पूछ रहा है, तो नहीं के स्थान पर कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संतरा में भी जैसे देखिए संतरा में जो मुख्य रूप से जो पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन बी भी उसमें कुछ मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। ठीक, सॉरी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? तो जिसमें कोबाल्ट होता है दोस्तों वो बोला जाता है B12, राइट आंसर होगा मेरा। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? कितना खून होता है? तो 5 से 6 लीटर। अपने खून को किसी को पीने मत दीजिएगा। आई होप कि मैं क्या बोला आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्त, अगला सवाल है कि आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो किस में संगत होना चाहिए? यानी कि RH कारक में, RH फैक्टर जो बोलते हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो जो रक्त दाब मेरा मापता है दोस्तों वो मापता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जो मतलब नॉर्मल रक्तचाप होना चाहिए दोस्तों 120/80 होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो कितना होता है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी 1200 cc मेरा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख सकते हैं मेरे दोस्तों
कि इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? तो कौन सा है दोस्तों? इंसुलिन मेरा एक प्रोटीन है, आप लोग याद रखिएगा दोस्त। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन? इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है दोस्तों? जो महिला सेक्स हार्मोन है वो है मेरा एस्ट्रोजन, याद रखिएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन है दोस्त? वो मेरा हार्मोन है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन, राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है, ये देखिएगा, ऐसा सवाल ना आपके शिक्षक बहाली में एकदम छपेंगे सवाल, जाइएगा आप देखिएगा, ओ ये तो सर एसएच क्लासेज वाले सर बताए थे कि ये होगा, इसीलिए मैं इसको पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं फिर भी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आप अगर ये सब वीडियो एक बार देखे रहिएगा ना तो वहाँ पर जाइएगा तो तुरंत आपको जैसे ही देखिएगा कि हार्मोन आयोडीन मिली होती है, जैसे ही हमें बताए होंगे, तुरंत वो दिमाग में आपको वहाँ पर हिट होगा और सही आप करके सवाल को आगे बढ़िएगा, ठीक है दोस्त। जैसे कि सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है दोस्तों? तो कौन सा में होता है? वो होता है मेरा थायरोक्सिन हार्मोन में। अगला सवाल है कि पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, तो कहाँ पे होता है पिट्यूटरी ग्रंथि? वो होता है दिमाग में, ठीक है। इसीलिए दिमाग में कुछ भी न भर के रखिए, ठीक, ये सब मजाक था। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है दोस्तों? तो वो होता है मेरा क्लोरोप्लास्ट में, याद रखिएगा। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद यानी कि मतलब प्रोडक्शन क्या होता है? जब प्रकाश संश्लेषण बनता है उसके बाद क्या मिलता है? तो वो मिलता है मेरा ऑक्सीजन, जिससे हम लोग जीवित हैं, जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिस दिन ऑक्सीजन मिलना बंद है उसी दिन खैर सब कुछ बंद है। अगला सवाल है 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है दोस्तों, क्या चीज़ को बदलती है? एटीपी में, वो बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में बदलती है, सौर ऊर्जा में, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पे, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है दोस्तों, तो कौन सा होता है? वो होता है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो सवाल इतना बार सवाल में पूछा गया है ना, मतलब परीक्षा में पूछा गया ना कि क्या ही बताएं हमें, कितना बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण हमारा बीज में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है दोस्तों? तो कौन सा प्रतिजैविक है? तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो अल्फा गुआनिडिन ये भी एक प्रतिजैविक है, तथा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोरेम्फिनोकॉल ये जो भी लिखा हुआ है वो भी एक प्रतिजैविक है दोस्तों। तो इसका जो राइट मेरा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला सवाल है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। जो ये दोनों रोग है दोस्तों वो पानी के कारण होता है। मैं भी मतलब गंदगी करके पानी, थोड़ा सा पानी जिसमें किसी चीज़ का कमी होता है यानी शुद्ध पानी नहीं होता है, उसको अगर आप पीजिएगा तो टाइफाइड और कॉलेरा हो सकता है दोस्तों। जो ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि जो टाइफाइड का कौन सा जीवाणु से होता है? तो आप लोग जीवाणु का नाम याद रखिएगा दोस्तों कि सल्मोनेला ये टाइफी एक मतलब जीवाणु होता है, उसके कारण होता है मेरा टाइफाइड होता है तो दोस्तों, ठीक है। और जो कॉलरा होता है दोस्तों विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य में एल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो एल्फा टॉक्सिन द्वारा जो प्रभावित होता है वो मेरा प्रभावित होता है यकृत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है दोस्तों? तो जो लिम्फोसाइट का वो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में मेरा लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, आप लोग याद रखिएगा। कहीं कहीं इसका आंसर जो लिम्फोसाइट का होता है दोस्तों निर्माण कुछ मात्रा में थाइमस ग्रंथि में भी होता है और अस्थि मज्जा में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, सॉरी एक सेकंड, आपको देखने को मिला उपयुक्त में से एक से अधिक भी, तो हो सकता है ये भी सही हो ये भी सही हो। और जिसमें 4 आंसर देते हैं उसमें तो दोस्तों ये मेरा सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 आंसर है तो जो सबसे सटीक उत्तर मेरा सही होगा, क्योंकि अस्थि मज्जा में और थाइमस ग्रंथि दोनों में होता है, इसलिए मेरा उपयुक्त में से एक से अधिक ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगला जो सवाल है मेरा कि ऑन्कोजीन संबंधित है, ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? तो वो मेरा कर्क रोग से संबंधित है, यानी कि कैंसर से संबंधित है यहाँ पे। अगला सवाल है दोस्तों कि
जैसे कि 49 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर मैं कर देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग देख सकें कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है दोस्तों। तो जो रेडियो समस्थानिक प्रयोग किया जाता है वो कोबाल्ट 60 का ही प्रयोग किया जाता है और फास्फोरस 32 का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है दोस्तों। तो वो है मेरा आयनीय विकिरण, याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। तो वह कौन सा है दोस्तों, मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है दोस्तों। तो कौन सा नियंत्रित करता है, तो वो मेरा नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर का तापमान होता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, जैसे कि बताएं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 54 के तरफ अगर दोस्त चलेंगे तो 54 जैसे कि देख सकते हैं, अगर कि आपको भूख प्यास लग गई हो तो आराम से जाइए, पानी पीजिए और तुरंत आगे बैठ कर ये वीडियो को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके TRE एग्ज़ाम के लिए। तो अगर कि आपको बिहार में शिक्षक बनना है, बहुत ही अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये तो वीडियो कंप्लीट करना ही होगा आपको। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है दोस्तों, कैसे होता है, वो मेरा होता है, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा एक सेकंड और ऊपर थोड़ा सा करना चाहूँगा। तो ये जो विचरण कैसे होता है दोस्तों, वो मेरा होता है जीन के संबंधी ब्लीडिंग से भी होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया, तो ये जो अंतःपात्र में बनाया था दोस्तों, वो बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं दोस्त कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया है दोस्तों, ऑर्डविन कार्लसन को दिया गया। ठीक, अगला सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ अगर देखते हैं दोस्त कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है जिस दिन हमारा बाल दिवस होता है, यानी कि 14 नवंबर को राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हैं वो क्या कहा जाता है। जो सबसे छोटी जीव है दोस्तों वो बोलते हैं इनको माइकोप्लाज्मा, जो कि स्वयं प्रजनन करने में समर्थ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है दोस्तों। तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, वो मेरा वायरस यानी कि विषाणु राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है दोस्तों। तो किसके प्रतिरोध के लिए, वो है मेरा HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ये जो हुआ था मेरा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले जो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये किया था, तो वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका के जो सर्जन थे। इन्होंने पहला मानव हृदय का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक।